हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे थे? क्लास 9 में मैथमेटिक्स देख रहे थे। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर है हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहाँ पर ग्राफ पढ़ाते समय मैंने ऑलमोस्ट 90% ये बता दिया है। 90% क्या, तो मैं तो बोलूँगा 100% ये बता दिया। लेकिन मैं आपको एक रिव्यू, रिवीजन और हर चीज़ प्रॉपरली एक बार और अच्छे से समझा दूंगा इस चैप्टर के अंदर। बहुत छोटा सा चैप्टर है क्योंकि आपको इससे रिलेटेड अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जितना हमें पढ़ना है तो हमें देखना है क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो यहाँ देखो टॉपिक्स हमें क्या क्या कवर करने इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें देखना है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इस ऑर्डर्ड पेयर का यूज कहाँ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, अलग अलग कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट एक्सेस देखेंगे। हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, कब प्लस लेना है, कब किस कोऑर्डिनेट को माइनस लेना है। उसके बाद हम देखेंगे प्लेन क्या होता है। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड लेंथ ऑफ ए कोऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कोऑर्डिनेट साइन के साथ और बिना साइन के क्या फर्क पड़ता है और कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर हम स्टार्ट करते हैं। कहां से? सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि एक लिखने का तरीका है। क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग। कैसे मेथड है? तो कोई भी स्पेसिफिक नंबर्स, जैसे मान लो कोई नंबर्स मैं बोला, एक बोला नंबर ए, दूसरा नंबर मैंने बोला बी। ध्यान देना, दो स्पेसिफिक नंबर ए और बी को लिखने का तरीका, या ये मैं कहूं कि ए और बी ऑर्डर्ड पेयर तब होंगे, या फिर अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब होता है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं मेरा फर्स्ट नंबर ए है, तो हमेशा कॉमा के लेफ्ट साइड आएगा। क्या आएगा? कॉमा के लेफ्ट साइड आएगा। और जो हमारा दूसरा नंबर है, मान लो मैं बोल रहा हूं सेकेंड नंबर इज इक्वल टू बी, वो हमेशा क्या आएगा? कॉमा के राइट साइड आएगा। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम ही क्या है? देखो, ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी पेयरिंग करूं मैं जो एक ऑर्डर में हो। देखो नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। एक ऐसी पेयरिंग करूं जो कि ऑर्डर में हो, यानी कि इट इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग टू नंबर्स। इट इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग टू नंबर्स सच दैट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो हम ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसी भी दो नंबर का जो इस तरीके से हो। कैसे नंबर? रियल नंबर्स। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। कैसे नंबर्स? रियल नंबर्स। अब देखो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। इसका क्या मतलब है? पहला हमेशा ये होगा, याद रखना, पहला हमेशा आपके कॉमा साइन के लेफ्ट साइड होगा और दूसरा हमेशा कॉमा साइन के क्या होगा? राइट साइड होगा। तो क्या लिखोगे? पहला हमेशा कॉमा के लेफ्ट और दूसरा कॉमा के राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेफ्ट दूसरा राइट कहने का मतलब क्यों है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान दो। कहीं मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, और कहीं मैं ऐसे लिखता हूं, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब है इसका कि पहला हमेशा लेफ्ट दूसरा हमेशा राइट क्यों होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि आपको मैं दो नंबर दे रहा हूं, 2 और 5, क्या मैंने बोला? 2 और 5, इनको ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज करो सच दैट 2 इज द फर्स्ट नंबर एंड 5 इज द सेकंड नंबर। तो आप हमेशा क्या बोलोगे? आप हमेशा मेरे को ये बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमेशा कॉमा के पहले होगा, जो सेकंड नंबर होगा वो हमेशा कॉमा के बाद में लिखूंगा। इतना क्लियर है? यानी कि अगर मैं इसी को कहता कि फर्स्ट नंबर इज 5 सेकंड नंबर इज 2, तो अब ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। फर्स्ट नंबर इज 5 एंड सेकंड नंबर इज 2, तो अब रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। इसी वजह से ऑर्डर्ड पेयर, इट इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग टू नंबर्स such that the first number is represented on the left side of the comma and the second number is represented on the right side of the comma, and ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। तो कभी मान लो आपको वन लाइनर में पूछ दिया कि ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 रिप्रेजेंटेशन का मेथड दे दिया। मान लो आपको ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे करके बोल दिया, ठीक है। तो देखो आपको क्या टिक करना है, ये तरीका। कौन सा स्मॉल ब्रैकेट हम यूज करते हैं? किसके लिए? ऑर्डर्ड पेयर के लिए। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इससे वन लाइनर कैसे पूछेगा, आपको कहेगा कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर दे देगा, उसके बाद कहेगा कि फाइंड द पेयर विच इज इक्वल टू दिस, विच इज इक्वल टू दिस। आपको क्या कर सकता है? ये उल्टा करके दे देगा, कहीं पे सेम दे देगा,
और कुछ भी रीअरेंज करके दे देगा, तो वहां कंफ्यूजन में ये दोनों सेम मत कर देना। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर है ना, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये ऑर्डर फिक्स है, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये ऑर्डर फिक्स है, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या था? ऑर्डर्ड पेयर। आगे जब हम आपको और पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगी इस ऑर्डर्ड पेयर को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज क्यों करते हैं। ये हुई। तो हमारा पहला टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो, मैंने आपको जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने आपको क्लियरली एक बात बोली थी। क्या बोला था? कि कई बार मैथमेटिक्स के जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, मैथमेटिक्स की जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, वो ग्राफ से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है। हो सकता है एक सोल्यूशन जो 2.5 से 3 पन्ने में जाता, वो आधे पन्ने में ही सॉल्व हो जाए। तो ये ग्राफ की खासियत है। क्या खासियत है? कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को एक सिंपल चीज़ में बदल देता है। तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती क्या है? वो किसी वेरिएबल के टर्म में होगी, किसी कांस्टेंट की टर्म में होगी। तो इसको अगर मैं, और अभी तो मैंने एक लेमैन लैंग्वेज क्या, एक आम आदमी की भाषा में आपको बताया, उसको क्या कहते हैं? लेमैन लैंग्वेज। अगर मैं स्पेसिफिकली मैथमेटिकली आपसे बात करूं तो इसी चीज़ को मैं कैसे बोलूँगा? इस चीज़ को मैं बोलूँगा कि एक ऐसा सिस्टम जो मेरे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को किसमें रिप्रेजेंट करने में मदद करे? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे। क्या दे? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा रिप्रेजेंटेशन? तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत होती है। ध्यान देना मेरी बात को, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला, बताओ ये लाइन बड़ी है या छोटी? ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई इंटरव्यूज में आता है, ये लाइन बड़ी है या छोटी? तो तुम आंसर क्या दोगे? तुमको लगेगा ये छोटी मुझे दिख रही है इसलिए ये छोटी है। लेकिन सवाल है, ये लाइन तब तक तुम नहीं बोल सकते ये बड़ी है या छोटी है जब तक इसका कोई रेफरेंस ना हो। क्या मतलब है मेरे कहने का? कि ये लाइन बड़ी है या छोटी है, इसके लिए जब तक मैं एक माप डिसाइड ना करूं, क्या कह रहा हूं मैं? एक माप, एक स्केल डिसाइड ना करूं कि उसके रेस्पेक्ट में ये कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, तब तक मैं इसे बड़ी या छोटी नहीं बता सकता। कहने के लिए इस लाइन की मैं बात कर रहा था। अगर मैं एक और लाइन अब बना दूं ये, तब आप क्या बोलोगे? कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये लाइन क्या है? लार्जर है। क्या है? लार्जर है। लेकिन अगर मैं इसी के बदले ये लाइन बना दूं, अब मैं ये लाइन नहीं बनाऊं, अब मैं ये लाइन बना दूं, अब मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? तो कहोगे सर इसके रेफरेंस में ये लाइन छोटी है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसके रेफरेंस में ये लाइन छोटी है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज जब हम डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए एक रेफरेंस होता है, एक ऑलरेडी माप डिसाइडेड होता है कि हाँ ये मेरा पैरामीटर है। अब सबको इसके क्या करेंगे? रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो आप किसी डिफेंस की ट्रेनिंग में जा रहे हो, वहां पे सबका हाइट के बेसिस पे मेडिकल हो रहा है, ठीक है? तो वहां पे मान लो उन्होंने एक रेफरेंस रख दिया 5.5 फीट फॉर बॉयज, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? कि उनका रेफरेंस ये कह रहा है कि 5.5 फीट क्या है? मेरा रेफरेंस है हाइट का। तो इससे या इसके ऊपर, इसके बराबर या इसके ऊपर जितने बंदे होंगे वो सेलेक्ट होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इससे जितने छोटे हाइट के होंगे वो सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? इसका क्या मतलब है? तो मैंने यहां पे क्या रेफरेंस फिक्स कर दिया? मैंने यहां पे रेफरेंस फिक्स कर दिया 5.5 फीट का, कि इससे ज्यादा हाइट में जो भी लंबा होगा उसे हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। इसके बराबर भी होगा तो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इससे छोटा नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो पूरे वर्ल्ड में हर चीज जो डिफाइंड है वो एक रेफरेंस पे डिफाइंड है। कोई सा भी आप चीज ले लो। इनफैक्ट फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पे इस पे एक चैप्टर भी है कि मैंने आपको बोला आप 1 kg लिखते हो, समझ रहे हो? तो कभी तुमने मन में ये सोचा क्या कि किसने आखिर बोला होगा कि यही 1 kg है, ये क्यों 1 kg नहीं, या फिर ये क्यों 1 kg नहीं? एक वजन को ही पर्टिकुलर 1 kg क्यों बोला? एक लेंथ को ही पर्टिकुलर 1 मीटर क्यों बोला? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही 1 डिग्री सेल्सियस क्यों बोला? तो ये सारी चीजें एक फिजिक्स के स्पेशल चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है आप बताने का? कि हर चीज एक रेफरेंस पे है। क्या है? एक रेफरेंस है, एक माप है, एक पहले से प्री डिफाइन कर दिया मैंने वैल्यू कि इसको मैं ये बोलूंगा। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। मतलब क्या?
कि मैंने मान लिया कि एक सर्टेन चीज, एक सर्टेन एलिमेंट का वजन अगर इतना है, एक सर्टेन एलिमेंट का वॉल्यूम और वजन इतना है, तो उसको मैं जैसे 1 kg बोल दूंगा। एक सर्टेन एलिमेंट का लेंथ मैंने सील करके रखा है, मैंने क्या किया है, इसे सील करके रखा है एक लैब में, उसी को मैं 1 मीटर बोलूंगा। अब पूरी दुनिया इसके कंपैरिजन में ही काम करती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सोचो कितना कंफ्यूजन होगा। मान लो इंडिया का 1 kg, एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो। मान लो इंडिया का ये 1 kg एक्चुअली में आधा किलो के इक्वल हो, ठीक है, मान लो इंडिया का 1 kg आधा किलो के इक्वल हो, जापान का 1 kg मान लो 800 ग्राम के इक्वल हो, तो तुम मान लो एक्सचेंज कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो चीजों का, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तुम कहोगे मुझे 1 kg वीट के बदले 1 kg राइस चाहिए, तो उसका 1 kg अलग है, तुम्हारा 1 kg अलग है, तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो इस वजह से हमारी ट्रेडिंग फेयर नहीं हो पाएगी, यानी ये ट्रेडिंग सही नहीं है। वो तो कहेगा कि मुझे कम मिला है, तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, या तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। तो इसी वजह से एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर प्लेन ऑफ रेफरेंस सेट करना बहुत जरूरी है। एक रेफरेंस जरूर है, किसी भी चीज को कंपेयर करना है, किसी भी चीज को आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए, तो उस रेफरेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे भी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ भी हम डिफाइन करेंगे, कुछ भी मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसके लिए एक रेफरेंस माना गया। क्या रेफरेंस माना गया, उसी रेफरेंस को मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला। क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आखिर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस रेफरेंस वाइज या रेफरेंस के टर्म में है क्या, ये समझते हैं कि आखिर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो एक्चुअली में है क्या। देखो यहां पे देखो यहां पे क्या मैं बोल रहा था आपको, रेफरेंस की बात हो रही थी हमारा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रेफरेंस क्या है, तो देखो हम क्या मानते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो दो स्ट्रेट लाइन ऐसे अरेंज्ड हो, एक स्ट्रेट लाइन एक और स्ट्रेट लाइन ऐसे अरेंज्ड हो कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर है, दो लाइन हमने ऐसे अरेंज किया कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो या फिर आपस में परपेंडिकुलर हो, तो वो एक क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता है। क्लियर है। और ऐसा सिस्टम जो इस तरह का रेफरेंस यूज करता है, ऐसा सिस्टम जो इस तरह का रेफरेंस यूज करता है, उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कहोगे कि सर अलग से इसको आप सिस्टम बोल रहे हैं, मतलब और भी सिस्टम होंगे, तो बिल्कुल और भी सिस्टम है। जैसे पोलर सिस्टम होता है, पोलर सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी भी चीज की मूवमेंट ना कैसे मेजर करते हैं, किसी भी चीज की हम मूवमेंट एंगल कैसे वो ट्रेस कर रहा है उससे मेजर करते हैं। ये आपको थोड़ी सी मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये आपको मैं क्लियर करूंगा कि कोई चीज एक सर्टेन रेफरेंस है, अगेन देखो यहां पे भी रेफरेंस है, एक रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बनाते हुए कहां पे पहुंच रहा है, वही मेरे को क्या बताता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी इससे मतलब नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि और भी सिस्टम्स होते हैं। तो यहां पे मेरे को किससे बस मतलब होता है कि दो लाइन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्लियर, तो दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता था, क्या ऐसे नहीं हो सकता था, ये भी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो हमने इसको क्यों नहीं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ने फिक्स किया, क्या फिक्स किया कि सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है वो एक प्लेन पे होना चाहिए। प्लेन मैंने वर्ड आपको ऑलरेडी समझाया है 2 डायमेंशन में अपने लास्ट क्लास में। क्या होता है प्लेन, कि किसी भी चीज के कई डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम्हें मेरी लेंथ दिख रही है और तुम्हें मेरी क्या दिख रही है, तुम्हें मेरी हाइट दिख रही है एक्चुअली, और तुम्हें मेरी विड्थ दिख रही है। क्लियर है, मेरी थिकनेस नहीं तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पे। क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम जो मुझे कैमरा एंगल में देख रहे हो वो क्या है, 2D है। कैमरा एक फोटो क्लिक करता है, फोटो में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, या मैं कह लूं ब्रेथ और हाइट होती है, या मैं कह लूं लेंथ और हाइट होती है, तीनों चीज एक साथ नहीं होती। लेकिन अगर यही मैं 3D मूवी की बात करूं तो आपको क्या लगता है, आपको वहां पे प्रतीत होता है कि कोई चीज आपके
सामने चल रही है। जब आईज देखती है, जब आईज एक्चुअली देखती है, आपकी आंखें जब देखती है तो आपको तीनों चीजें दिखती हैं। इसकी लंबाई भी दिखेगी, चौड़ाई भी दिखेगी, मोटाई भी दिखेगी। तो वो क्या है? 3D सिस्टम। यानी हमारा आईज 3D को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन जरूरी नहीं कैमरा भी करे। क्लियर? तो कैमरा किसको? 2D पे रिस्पॉन्ड करता है। आईज किस पे रिस्पॉन्ड करता है? 3D पे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये 2D 3D क्या है? डायमेंशंस, यानी एक बार में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें जो पढ़ना है वो किस में पढ़ना है? 2 डायमेंशन में। जैसे ये बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशन। इसकी सिर्फ क्या है? लेंथ है और हाइट है। क्लियर? अगर इस बोर्ड की आपको चौड़ाई भी दिख जाती कि ये कितना मोटा है, यानी बाहर की ओर कितना ज्यादा है, अंदर की ओर कितना ज्यादा है, तब आप क्या कहते? तब आप 3D की बात करते। तो ऐसा नहीं है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में नहीं होता, 3D में भी होगा। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? 3 लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसी? 3 लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन यहां मेरे को क्या लेना है? सिर्फ 2 लाइनों को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेना है। तो ऐसा सिस्टम जो इन 2 परपेंडिकुलर लाइंस को एज अ रेफरेंस यानी कुछ भी होगा तो इनके कंपैरिजन में होगा, यूज कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और ये जो 2 लाइनें होती हैं, ये किसका काम करती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस का काम करती है। अब सवाल है कि मैंने आपको कहा था कि क्या इसको हम नहीं ले सकते? हाँ, अगर क्वेश्चन ने कह दिया आपको, क्या कह दिया क्वेश्चन ने आपको? कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो एक्चुअली इसके साथ किसी एंगल पे टिल्टेड हो, तब सब कुछ मेजर करो, तब तुम ये लोगे। नॉर्मली हम इस तरह का सिस्टम नहीं लेते। यानी 2 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हो, तो जरूर हो, लेकिन वो प्लेन ऑफ पेपर, जो तुम्हारा प्लेन ऑफ पेपर है, उसके साथ पैरेलल और परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपका जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके साथ पैरेलल और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे अभी मैं, मेरे लिए प्लेन ऑफ पेपर क्या है? ये बोर्ड है, तो इसके डायमेंशन के हिसाब से लाइनें मेरी पैरेलल और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी ये, इसको अगर मैं रेफरेंस मान रहा हूं तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। उसी तरह से अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो मेरे प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल लाइंस जो फॉर्म करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। उसमें अगर 2 लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। वर्ड एक्सिस है, एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सिस। यानी 2 लाइनें हैं, 2 एक्सिस है, तो इन एक्सिस को कहते क्या है? तो इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। अब कहोगे सर पी क्यू क्यों नहीं, आर एस क्यों नहीं? तो बस बाय कन्वेंशन, जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी उसने उसको एक्स मान लिया, उसको इसने वाई मान लिया। बेसिक मीनिंग क्या था एक्स और वाई बोलने का? कोई भी चीज जो पहली बार खोजने पे अननोन होती है, जो लगता है बहुत नई चीज है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। तो मैथ्स में देखते नहीं हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो अननोन पता नहीं रहता, तो तुम क्या मानते हो? लेट इट बी एक्स। तो इसलिए एक्स बहुत फेमस है, तो उसने इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब उसने कहा कि अननोन तो ये भी है, जिसको एक्स माना तो उसको क्या मानूं? तो उसकी मर्जी थी, उसने इसको वाई मान लिया। अगर वो पी क्यू मानते तो हम इसे आज पी क्यू एक्सिस मान के पढ़ते। तो नॉर्मली अभी इतना जानो, ये जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? हमारा वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा वाई एक्सिस। ठीक है? ये क्या है? मेरा रेफरेंस है, और ये मेरा क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्लियर? अब देखो यहां पे, तो प्लेन हो गया हमारा, ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब सवाल है कि यहां पे रेफरेंस तो तुमने बता दिया, तो रेफरेंस पे स्केल भी तो होना चाहिए। अब रेफरेंस तुमने मेरे को दे दिया, उसमें स्केलिंग नहीं की। स्केलिंग क्या करने का मतलब? स्केलिंग करने का मतलब तुमने ये नहीं बोला कि 1 किसको कहेंगे, 2 किसको कहेंगे, 3 किसको कहेंगे, 4 किसको कहेंगे, एंड सो ऑन। तो अभी ये इनकम्प्लीट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब तक इनकम्प्लीट है जब तक इसकी स्केलिंग ना की जाए। क्या नहीं की जाए? स्केलिंग ना की जाए। तो इसकी क्या हुई? उसके बाद स्केलिंग हुई कि किस लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा, इसको कौन फिक्स करेगा? किस लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा, इसको कौन फिक्स करेगा? क्लियर? तो यही आ गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसने क्या बोल दिया कि जहां पे दोनों लाइनें मिल गई, ध्यान देना मेरी बात को, जहां पे दोनों लाइनें मिल गई उसको उसने क्या बोल दिया? ओरिजिन बोल दिया। क्या बोल दिया उसने? उसको ओरिजिन बोल दिया। ओरिजिन का मतलब क्या है?
कि अब ओरिजिन वर्ड से क्या समझते हो कि हर चीज वहां से क्या होगी, शुरू होगी, ओरिजिनेट होगी, इसलिए यहां से कुछ भी अब शुरू होगा। यानी प्लेन है ये, प्लेन में ये मेरा रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस क्या है, ये रेफरेंस एक्सिस है, ये मेरा क्या है, रेफरेंस एक्सिस है। और उस रेफरेंस एक्सिस में ये क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है। क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। यानी कोई भी पॉइंट या कोई भी स्केलिंग या कोई भी मेजरमेंट में लूंगा तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही लूंगा। क्लियर है, यानी रेफरेंस के अंदर एक और रेफरेंस। क्लियर। अब सवाल यहां पे आता है कि जो स्केलिंग ली गई, ये स्केलिंग किस टाइप की थी। तो स्केलिंग को ऐसा रखा गया कि देखो, अगर नॉर्मली मैथमेटिकली मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है, नॉर्मली पढ़ते आ रहे हो। एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड होता है इस पे हम क्या बोल देते हैं, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। तो सवाल है, ये जो स्केलिंग की गई इसका बेसिस क्या था। तो स्केलिंग का बेसिस उन्होंने ये रखा, क्या रखा कि दो डाइवर्जेंस के बीच में या दो नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए। दो नंबर्स के स्केलिंग करोगे तो हर चीज को क्या रखोगे, इक्वली डिवाइड करोगे, तब तो तुम्हारी स्केलिंग अच्छी हो पाएगी। तो उसने क्या कहा कि दो नंबर का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो उसने क्या किया, दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, शो करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, सिर्फ इंटीजर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, सिर्फ इंटीजर्स लेते हैं। तो मैं यहां बात करूं तो देखो ये भी क्या है, सारे इंटीजर्स, यहां कोई भी मैंने फ्रैक्शन यूज किया नहीं किया। तो दिखाने के लिए सिर्फ इंटीजर्स लेते हैं। देखो इस स्पेसिंग भी इक्वल है, ये अगर 1 है तो इसी का दुगना लेंथ 2 है, इसी का तिगुना लेंथ 3 है। इधर भी अगर ये एक लेंथ है तो ये लेंथ भी बराबर है, ये लेंथ भी बराबर है। अभी साइन की मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं। ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। तो आप देखना, ग्राफ कभी भी आप ड्रॉ करते हो ना तो एक रूल होता है ग्राफ का कि वहां हम ऊपर में स्केल लिखते हैं। क्या स्केल लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आपको याद हो तो इस तरीके की चीजें लिखते आ रहे हैं। एंड 1 सेंटीमीटर ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि तुमने किसको 1 बोला किसको 2 बोला। तो उसके लिए तुमको इसको स्केल बताना पड़ेगा कि मैंने जिंदगी में जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको ग्राफ का भी 1 सेंटीमीटर माना है। कोई ऐसा जरूरी नहीं था कि ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से 5 सेंटीमीटर वाई एक्सिस का 1 यूनिट मानना पड़े तो तुम 5 सेंटीमीटर पे क्या बनाते, 1 बनाते। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस इसके भी बराबर हो, लेकिन ये जरूरी है, क्या जरूरी है कि ये डिस्टेंस इसके बराबर हो। यानी एक एक्सिस पे जो डिवीजन होगा वो बराबर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे एक्सिस पे भी जो अपने डिविजन्स होंगे इसके कंपैरिजन में नहीं, अपने डिविजन्स बराबर होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसके डिवीजन के भी बराबर हो। क्लियर है, ये बात समझ में आई। क्योंकि कई बार ग्राफ में कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आपको करने पड़ेंगे जहां पे आपको स्केलिंग चेंज करनी पड़ेगी वाई की, और इसीलिए आपको मेजरमेंट अलग लेना पड़ेगा। आप देखोगे कोई भी ऐसी चीज मेजरमेंट की होती है ना, वहां में स्केलिंग करनी पड़ती है। जैसे जब हम मैप्स ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे मैप किसी भी बुक में, साइंस सोशल साइंस की बुक में आपको अगर मैप्स मिलेंगे तो वहां आपको एक स्केल मिलता है, नीचे लिखा हुआ, जहां पे लिखा रहता है अज्यूम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्या करेगा, आपको मैप में मान लो मुझे कहीं से कहीं जाना है, वो पॉइंट उसने शो किया, उसने उसे बोल दिया 5 सेंटीमीटर है ये, और नीचे स्केलिंग कर दी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो वहां से आपको मैप देख के क्या पता चला कि ये दोनों पॉइंट क्या है, 5 सेंटीमीटर दूर है। मतलब क्या कि ये एक्चुअली में 5 किलोमीटर दूर है। तो तुम पेपर पे 5 किलोमीटर तो दिखा नहीं सकते, तो तुमने उसको स्केल करके छोटा कर दिया। क्या कर दिया, छोटा कर दिया। क्या दिखाने के लिए कि हाँ मुझे ये रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे क्या करनी पड़ती है, स्केलिंग अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जाना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जाना, और हमने क्या जाना, स्केलिंग के बारे में जाना। और हमने क्या देखा कि हम उसी के हिसाब से इंटीग्रल वैल्यूज असाइन करते हैं। तो तुम कहोगे कि क्या सर 1.5 में इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, 1/3 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो इसको फिर तुमको फर्दर अपने हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, अगेन इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो तुमको
2/10 रिप्रेजेंट करना है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो तुमको 2/10 रिप्रेजेंट करना है, तो 2/10 यानी कितना 0.2 रिप्रेजेंट करना है। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ इंटीजर है, तो मैं डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो क्या करोगे, 0.2 0 और 1 के बीच में ही होगा, होगा ना भाई। तो जब 0 और 1 के बीच में होगा, उसमें तुम्हें 0.2 पे जाना है, तो तुम जानते हो 0.9 के बाद 1.0 यानी कि 1 आता है, यानी 0 से 1 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स तुमको करने पड़ेंगे या स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो हर डिवीजन की वैल्यू क्या होगी 0.1, तो 0.2 कहाँ आएगा, सेकेंड डिवीजन पे आएगा। ये सारी चीज़ ऑलरेडी मैं अपनी जो लास्ट क्लास है लीनियर इक्वेशन वाली उसमें बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आपको हर चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा नया चैप्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं क्या कहूँगा कि एवरी एक्सिस, एक्स एक्सिस भी वो हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट, क्या इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, अगेन एनी रियल नंबर, यानी उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स सब कुछ शामिल है, लेकिन ऐसे नंबर्स नहीं शामिल है। हमने एक हल्का सा एग्जांपल देखा था कि ऐसा नंबर भी होता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोऑर्डिनेट एक्सिस में। क्लियर है? तो अभी फिलहाल हमने ये जो 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जो भी आज मैंने पढ़ाया इसके नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ हमारी साइट एक बार विजिट करें, और आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करके मुझे आप बताएं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू। हम क्या देख रहे थे, क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं, जहां पे हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। आर सरवाल सर की एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, 5 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहां तक देख लिया था, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था, जहां पे हमने देखा था कैसे ग्राफ देखकर हम रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कैसे हम ग्राफ पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ने बताया। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको बताना है किस एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। यहां से देख लो, यहां से देख पा रहे हो आप, किस एक्सिस पे ये चारों कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। कोऑर्डिनेट्स देखो क्या क्या है, बहुत सिंपल कोऑर्डिनेट्स है, सब में एक 0 है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा। और मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई थी, एक छोटी सी चीज जो बता के मैं वहां बताना थोड़ा सा स्किप हो गया था, कि कोई पॉइंट अगर एक्सिस पे लाई करता है ना, तो वो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का सगा है ना सेकंड क्वाड्रेंट का। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, इसी पॉइंट से आपको समझ में आएगा। ध्यान दो, अभी सबसे पहले देखो पॉइंट 20 कहां है, y कोऑर्डिनेट 0 है इसका, तो कहां लाई करेगा, ये x पे लाई करेगा, यानी x एक्सिस पे लाई करेगा। ये x एक्सिस में भी देखो साइन क्या है इसका, +2, तो कहां पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, अगर मान लो इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, a बोल देता हूं, इसको मान लो मैं a बोल दे रहा हूं, इसको मैं b बोल दे रहा हूं, इसको मैं c बोल रहा हूं, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, d बोल रहा हूं। इसको अगर मैं a बोल रहा हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है, 0 - 5, x कोऑर्डिनेट अब क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या है, 5 है, नेगेटिव साइन के साथ 5 है, तो कहां है, नीचे की तरफ है। y एक्सिस पे तो है ये, नो डाउट, लेकिन कहां है, नीचे की तरफ है। तो ये पॉइंट कहां है, नीचे की तरफ है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट बी। कहां लाई करेगा, तो क्या लिखोगे आप आंसर, नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर। पॉइंट सी का देखो, -40, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया इसका, x कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा। x एक्सिस में देखो क्या है, -4 है, यानी कि नेगेटिव की तरफ है, तो x एक्सिस पे कहां लाई करेगा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ लाई करेगा। तो पॉइंट सी आपका कहां लाई करेगा, नेगेटिव x एक्सिस पे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -1 है। x कोऑर्डिनेट 0 होने का क्या मतलब है, y एक्सिस पे लाइन लाई करेगी, y एक्सिस पे पॉइंट होगा, y एक्सिस पे प्लस पे होगा, माइनस पे साइन बताएगा, साइन क्या है, -1 है, तो -1 साइन है, तो कहां होगा, नेगेटिव साइड होगा, कहां होगा, नेगेटिव साइड। तो पॉइंट डी भी कहां होगा, नेगेटिव साइड होगा। अब बताओ b से ऊपर होगा या b से नीचे होगा, तो देखो b -5 था, ये -1 है, तो कहां होगा, b से ऊपर होगा, तो पॉइंट डी कहां होगा, यहां कहीं होगा। अब ये तो प्लॉट करना बहुत आसान था। अब यहां से सीखने वाली चीज क्या है, और जहां पे वन लाइनर क्वेश्चन आपको फंसा सकता है किसी ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको क्या कहेगा
कि एक एक्सेस बना देगा, उस पर ऐसे पॉइंट दिखा देगा, उसके बाद उसको वो 4 ऑप्शंस देगा। आपको क्या ऑप्शंस देगा कि फाइंड द प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। आपसे वो पूछेगा कि पॉइंट ए कहां लाई कर रहा है। आपको 4 ऑप्शन देखो वो क्या देगा। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर 2 फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर तुम्हारा देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अब तुम सोचोगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बिल्कुल है। तो ये जो पॉइंट ए है, अगर मैं कहूंगा तो कहूंगा ये फर्स्ट में भी है, लेकिन ये तो फोर्थ में भी है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि ये तो फर्स्ट में भी है फोर्थ में ही है, तो मैं लिखूं किसके लिए, वो फर्स्ट के लिए लिखूं या फोर्थ के लिए। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। तो यहां पे ये बहुत छोटी सी चीज याद रखना, अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करता है, एक्सिस क्या है सिंगुलर, एक्सिस क्या है प्लूरल, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि या फिर वो एक्स पे हो या फिर वाई पे हो, तो वो किसी क्वाड्रेंट का सगा नहीं होता। बस इसका ध्यान रखना, वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। क्या होगा, किसी क्वाड्रेंट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट ए है, ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे क्वेश्चन का, नन ऑफ दीज, क्योंकि उसमें मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि वो कहां है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसी तरीके से पॉइंट सी, उसमें भी ऐसे ही ऑप्शंस दे देगा। तो पॉइंट सी ना इस क्वाड्रेंट में है ना इस क्वाड्रेंट में, वो कहां है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। नेगेटिव एक्स एक्सिस ना इसका है ना इसका है, तो उसके लिए स्पेशल नाम ही है, वो ना इस क्वाड्रेंट के लिए है ना इस क्वाड्रेंट के लिए। हम क्या लिखेंगे, पॉइंट सी कहां लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर, यहां पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से पॉइंट डी और उसी तरीके से पॉइंट आपका बी, ये यहां पे इंपॉर्टेंट थी, सीखने वाली चीज थी। यहां पे एक और छोटा सा क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, बताओ ओरिजिन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या बताओगे? तो तुम इसी चीज को अप्लाई करोगे, कहोगे ठीक है सर, ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड क्वाड्रेंट में, ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका आंसर होगा नन ऑफ द क्वाड्रेंट्स। किसी क्वाड्रेंट में ओरिजिन लाई नहीं करता है। किसी क्वाड्रेंट में ओरिजिन क्या करता है, लाई नहीं करता है। ये किसी क्वाड्रेंट का नहीं है, पहली चीज। अब यहां पे एक और दूसरी चीज है। दूसरी चीज ये कि सर आपने तो, हमने देखा कि कोई चीज अगर क्वाड्रेंट पे नहीं होगी तो वो कहां होगी, एक्सिस पे होगी। कहां होगी, एक्सिस पे होगी, या तो एक्स पे होगी या वाई पे होगी। अब ओरिजिन को देखो, वो एक्स पे भी आ रहा है वाई पे भी आ रहा है, तो क्या आंसर लिखोगे, एक्स लिखोगे या वाई लिखोगे? अगर ऑप्शन में है बोथ है एक्स एंड वाई एक्सिस, अगर ऑप्शन में है बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, तो नो डाउट इसका आंसर ये होगा, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर ऑप्शन में कोई एक एक्सिस दिया है और बाकी क्वाड्रेंट दिए है, देखो इसका सोल्यूशन वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा, अगर आपके ऑप्शन में दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नन ऑफ दीज, आंसर क्या लगाओगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। दूसरा, अगर आपके ऑप्शन में 2 क्वाड्रेंट दे दिया, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और क्या बोल दिया, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल दिया, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, क्या बोलोगे, बोथ हो एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि दोनों का क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। दूसरी चीज। तीसरा, इसी क्वेश्चन का अगर मैं ऑप्शन चेंज करके आपसे क्या बोलूं, मैं आपको बोलता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, नन ऑफ दीज, क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस। अब तो एक्स एक्सिस पे दिख रही है, क्योंकि देखो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, एक्स पे है, जरूर है, सिर्फ एक्स पे है ऐसा कहीं नहीं बोला, लेकिन एक्स पे तो है। पहली चीज हो गया, वो भी सही है। मान लो ऑप्शन में रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस, नन ऑफ दीज, क्या बोलोगे, वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे भी है। समझ रहे हो बात को, एक एक जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन में रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या बोलोगे, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर यही चीज मल्टीपल चॉइस में रहता, मतलब कि एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं, तो तुम दोनों टिक करते, एक्स एक्सिस को भी टिक करते और वाई एक्सिस को भी टिक करते। क्लियर। लेकिन अगर सिंगल चॉइस है तो तुम ये टिक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो, यानी एक ही आंसर सही हो और तुम्हारे ऑप्शन क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नन ऑफ दीज, तो तुम उस समय क्या करोगे, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि एक्स पे भी है, वाई पे भी है, आंसर एक ही सही है, तो दोनों तो तुम कर नहीं सकते, तो क्या लिखोगे इसलिए, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन के हिसाब से ये सोल्यूशन वैरी करेगा। ओरिजिन होता क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। एक्चुअली है क्या, ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, जहां से हम कोई भी मेजरमेंट या स्केलिंग करते हैं।
इतनी बातें भी क्लियर है। अब देखो, ये तो खास बातें थी ओरिजिन के बारे में, कोई भी से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने वो तुम अब सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या बताना था कि इसमें से कौन किस एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो यहां पे 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये आपको निकालना है, क्या निकालना है कि इसमें से क्या एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो देखो यहां पे, अब इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या पॉइंट्स है, ध्यान देना एक एक करके, कौन कौन से एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। तो देखो पॉइंट्स क्या क्या है, ए कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, कितने कोऑर्डिनेट से देखो 4 5 6 7 8, इसके अलावा कितने हैं देखो 7 8 हो गया, 8 ही क्वेश्चन है, चलो सही है। 0840 08 B 40 C 0-3 D -60 E 21 F G और ये H। F क्या है -2 -1, G क्या है -10, H क्या है 0-2। क्लियर है। अब इनको इनमें से बताना है कौन सी एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करेगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिंपल। तो इसमें से देखो किस किस के वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्या, नहीं है। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, बिल्कुल करेगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्या, नहीं है। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्या, है, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्या, इसका वाई कोऑर्डिनेट है 0, नहीं है। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, नहीं है। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, नहीं है। तो देख रहा हूं मैं कौन कौन सा पॉइंट, 40 -60 और -10 कहां लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। क्लियर। अब देखो इसमें भी अगर कोई स्पेसिफिकली मान लो इसी क्वेश्चन पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और स्पेसिफाई करना रहता तो कैसे करते। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, क्यों, एक्सिस का पॉजिटिव है। इस पॉइंट की बात करो, एक्स नेगेटिव है तो कहां लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट की बात करो, अगेन एक्स क्या है, नेगेटिव है, कहां लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत इजी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, ज्वाइन करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स A25B -22, A25B -22 and C42 and C42 on graph paper, on graph paper, on graph ही रहने देता हूं मैं यहां पे। ज्वाइन AB BC एंड AC, ज्वाइन AB BC एंड AC, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड कैलकुलेट एरिया
ऑफ ट्रायंगल, देखो ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल ABC। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे, सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन करो, किसको किसको, AB को ज्वाइन करो, BC को ज्वाइन करो, AC को ज्वाइन करो। अब इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद तुम क्या निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालो, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दो। क्लियर, यहां पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो हम यहां पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं प्लॉट करता हूं। देखो कैसे प्लॉट करूंगा, पॉइंट देखो क्या क्या मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है A25। क्लियर, क्या है A25। सेकेंड पॉइंट क्या है B क्या है -22, B क्या है -22। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो C42, क्या है C42। अब देखो इन तीनों पॉइंट्स को मैं प्लॉट करता हूं और देखता हूं किस किस क्वाड्रेंट में है ये। सबसे पहला पॉइंट है A25, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। मान लो इस ग्राफ पेपर पे मैं शो कर रहा हूं, मान लो ये एक्सेस है मेरा, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान देना। A पॉजिटिव B पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लो यहां कहीं 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 और 5। क्लियर, तो पॉइंट यहां कहीं आएगा, देख लो तुम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करके एक बार। अब ग्राफ पेपर पे सॉल्व करोगे तो पॉइंट यहां कहीं आएगा। पॉइंट क्या है 2 5, कोऑर्डिनेट क्या है मेरा A। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहां लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 2 और 2, क्या है 2 और 2, तो यहां से देखो 2 और यहां से 2, यानी पॉइंट यहां कहीं लाई करेगा। ये आपका क्या है, पॉइंट B है। B क्या है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। 2 पॉइंट मिल गए हमें। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड पॉइंट है C42, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो अगेन कहां गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x है 4, y है 2, देखो x है 4, x हो गया 1 2 3 4 और y कितना है 2, तो कहां आ गए हम, यहां पे आ गए। ये कौन सा पॉइंट है, C, क्या है 4 और 2। इसको एक बार नेम कर लो, ये है 1, ये है मेरा ओरिजिन, 2 3 4, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया। देखो रीनेम कर लोगे, सब समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इनको ज्वाइन करके देखो ट्रायंगल कैसा मिल रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ज्वाइन करूं तो ध्यान देना, ऐसे ज्वाइन हो गया ये, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ज्वाइन करूं अब, ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ बनेगा ये। ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा मेरा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो मेरे को AB BC और AC को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद मेरे को एरिया निकालना है। एरिया निकालना हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसा हाइट, कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। अब सवाल है कि यहाँ बेस किसको चुनोगे, तो देखो ध्यान दो, इसको बेस मानोगे तो यहां से हाइट बनाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, यहां से मेरे को परपेंडिकुलर लेंथ पता करना थोड़ा टफ है। और देखो इसको बेस मानोगे तो यहां से हाइट बनाना अगेन टफ है, नहीं दिख रहा परपेंडिकुलर लेंथ। लेकिन जैसे ही तुम इसको बेस मानोगे तो सीधे दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, मेरा परपेंडिकुलर हाइट बन रही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बताओगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। तो देखो हाफ इंटू बेस, अब देखो कितने यूनिट का है, देखो यहां पे सभी, ये 4 यूनिट, ये 2 यूनिट। देखो मैंने फिर कह रहा हूं, साइन पे मत जाना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये यहां से यहां तक 4 की दूरी है और इसी ओरिजिन की यहां से यहां तक 2 की दूरी है। वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि क्वाड्रेंट बदल गया, इसलिए उस साइन से कंफ्यूज मत होना। यहां से यहां तक 4 की दूरी, यहां से यहां तक 2 की दूरी, तो कितना हो गया, 4 + 2 6 हो गया। क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। क्या हो गया, 4 + 2 6। हाइट की बात करते हैं, देखो अब देखो हाइट की बात ध्यान से देखना। इस कोऑर्डिनेट की अगर मैं एक्स एक्सिस से हाइट पूछूं, देखो यहां तक की हाइट की अभी मैं बात कर रहा हूं, पूरी हाइट की, तो ये जो पूरी हाइट है ये कितनी है, 5 की है। कितनी है, 5 की है। लेकिन ये क्या मेरी हाइट है, नहीं है। हमें इतनी हाइट तो नहीं चाहिए। इतनी हाइट कितनी है, 2 की है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 5 - 2 की हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो गई, 5 - 2 की हो गई। तो यहां से मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे, एरिया हाफ इंटू
4 में 2 जोड़ दिया 6 इंटू 5 माइनस 2 3, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। यूनिट क्या रखोगे, स्क्वायर यूनिट्स रखोगे। आंसर क्या आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ये क्या है मेरा आंसर है। कैसे ड्रॉ हुआ, क्या ड्रॉ हुआ, समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, क्या था क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7, एक बार देख लेते हैं क्या है, नोट कर लेना ये सभी। ठीक है, ये डायग्राम नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट डायग्राम में नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर। अब देखो रेक्टेंगल की बात आ गई, अब ट्रायंगल की बात नहीं है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का तो एरिया निकालना और आसान है, ट्रायंगल तो थोड़ा टफ भी है। रेक्टेंगल तो सच में क्या चाइल्ड्स प्ले है, कुछ उसमें नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD आर, 3 vertices of a rectangle ABCD R। क्या क्या है भाई, रेक्टेंगल के कभी 3 वर्टिसेस होंगे क्या, नहीं होंगे। तो क्या कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर। देखो उसने चौथे वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं बताया है, 3 ही दिए हैं। क्या क्या दिए हैं, A31 A31, सेकेंड वर्टेक्स देखो क्या दिया है B -31, B है -31। थर्ड वर्टेक्स क्या दिया है C -33, C क्या है -33। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। अगला स्टेटमेंट क्या है, देखो प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। उसके बाद क्या करना है मेरे को, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D। चौथे वर्टेक्स के बारे में भी मेरे को पता करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। और क्या करना है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स, तो D। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABCD। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ABCD। क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के 4 वर्टेक्स होते हैं। क्वेश्चन ने तुमको 3 वर्टेक्स की वैल्यू दे दी है। अब क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कि चौथा वर्टेक्स क्या होगा सबसे पहला। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है कि ये जो मेरा रेक्टेंगल मिलेगा, कौन सा रेक्टेंगल ABCD, उसका एरिया क्या होगा। क्लियर। अब देखो अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम बनाते हैं, इस फिगर पे यूज कर रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, 3 वर्टेक्स क्या क्या है, A31, A भी पॉजिटिव B भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, A3 और ये 1। तो देखो मान लो 1 2 और ये 3, और यहाँ पे 1 2 3। देखो कहां तक मुझे जाना है, x में 3 -3 तक जाना है, y में 1 तक जाना है। x में 3 तक जाना है, y में 1 तक जाना है। चलो मैंने यहां तक ही बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये कितना है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1 -2 -3, ये क्या है -1, ये क्या है -1, ये है +1 +2 +3, ये -1 -2 और ये -3। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट A31 फर्स्ट क्वाड्रेंट, x3 y1 x3 y1 कौन सा पॉइंट होगा, देखो यहाँ पे सभी ध्यान से, x3 y1 ये वाला पॉइंट होगा। x क्या है 3, y क्या है 1, कौन सा कोऑर्डिनेट है A, x3 y1 कहां पे लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड पॉइंट देखो क्या है -31, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है -3 और 1 है, x -3 y क्या है +1 है, यहां कहीं लाई करेगा। x -3 है, y क्या है +1 है, इसको क्या बोल दूं मैं, b, -3 और +1। क्लियर। c क्या है देखो
-3 और +3 है, -3 और +3 है, तो देखो -3 और +3, x भी नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, x नेगेटिव y क्या है पॉजिटिव, -3 +3, -3 +3, यानी कहां गए आप, इससे जस्ट ऊपर आ गए, जस्ट ऊपर आ गए, ये क्या है c, -3 और +3 है, क्लियर, ये क्या है -3 और +3 है, ये क्या है आपका b कितना था देखो, b था -3 और 1, वो था a। अब देखो यहां से, अब इनको पहले ज्वाइन करके देख लो फिगर क्या बन रहा है, तो देखो अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुमको क्या दिखेगा, ऐसे ये ज्वाइन हुआ, यहां से ये ऐसे ज्वाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी ये, क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनो, ABCD को एक रेक्टेंगल बनाना है, तो अब इससे रेक्टेंगल कैसे बनाओगे, तो देखो रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है पहले वो एक बार समझते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा रेक्टेंगल कैसे बनेगा। रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या बोल रहा हूं मैं, अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। ये साइन किसका है, पैरेलल का एंड इक्वल, तो पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे अपोजिट साइड। तो अब ध्यान से इस चीज को ही यहां पे अप्लाई करते हैं, अपोजिट साइड आर क्या, पैरेलल एंड इक्वल। एंड क्या प्रॉपर्टी है, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर परपेंडिकुलर। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर परपेंडिकुलर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर परपेंडिकुलर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, परपेंडिकुलर साइन। तो देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो देखो इतना तो क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये कितना लेंथ हो रहा है देखो यहाँ पे, यहां से 3 यूनिट, यहां से 3 यूनिट, 6 यूनिट, तो ऊपर भी 6 यूनिट ही होना चाहिए। तो यहां कितना है, ये ऑलरेडी 3 यूनिट है, देख लो ये 3 है तो ये भी 3 तो होगा, यानी यहां से यहां तक तो 3 होगा। ये मेरे को 6 बनाना है, यहां से यहां तक तो ये 3 होगा, मेरे को 6 बनाना है, कैसे बनेगा, उधर भी 3 होना चाहिए, इधर भी 3 बना देता हूं। तो जैसे ही मैं इधर भी 3 बना देता हूं तो ये क्या बन गया, 6 यूनिट का बन गया। क्या ये रेक्टेंगल नहीं है, बिल्कुल है, क्यों, तुम देखो यहाँ पे चेक करो, ये 6 यूनिट, ये भी 6 यूनिट। अब देखो ये कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये 3 है, यहां से यहां तक 1 है, तो ये कितना बचा, 2। इधर देखो यहां से यहां तक अगेन क्या है, ये 3 है, और नीचे क्या है, 1 है, ये भी 2। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी है। और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है, डी। तो आपसे अब पूछे कोई डी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या बताओगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट 3। वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, हाइट देखो कितनी है इसकी, यहां से यहां तक 3 है, तो 3 3, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहां से, वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट क्या बताओगे, 3 और 3, किसका कोऑर्डिनेट है ये, वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट है। कोई पूछे एरिया रेक्टेंगल का, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, एरिया कोई पूछे किसका, रेक्टेंगल का, कौन से रेक्टेंगल, एबीसीडी का, क्या होता है एरिया, एरिया होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है, बेस इनटू हाइट, या फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, या इसको ज्यादा बेहतर रहेगा क्या लिखना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या है देखो लेंथ, इसको अगर मैं लेंथ बोलता हूं तो लेंथ क्या है मेरी, AB। ब्रेथ कितनी है मेरी, BC ले लो या AD ले लो, जो तुम्हारी मर्जी, मान लो मैं BC लिख लेता हूं। AB कितना है देखो, AB कितना है टोटल, AB यहां से 3, यहां से 3, कितने हो गए, 6 हो गए, इनटू BC कितना है देखो, BC ये कितना दिख रहा है तुमको, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 1, 3 - 1 2, कितना हो गया, 12। 12 क्या, स्क्वायर यूनिट्स। क्या आ गया आपका, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। कैसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है ये समझ में आ गया, एरिया हमने कैसे निकाला ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल था। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब सारे क्वेश्चन इस तरह के तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी आज मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और डाउट को कमेंट सेक्शन में तुम पोस्ट कर देना, आज के क्लास का या किसी भी क्लास का, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। दूसरी बात, magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में, टॉपिक वाइज अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारी साइट एक बार विजिट करें। तो हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।